पोल साइंस में देखिए हम लोग संविधान की प्रमुख अनुसूची, इसको हम लोग अध्ययन करने चलेंगे हम लोग। तो हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। तो सबसे पहले जो 8 अनुसूची है उसको हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। देखिए प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र अर्थात हमारे वर्तमान समय में राज्य की कुल संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 31 अक्टूबर 2019 के पहले 29 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 1 में यही बतलाया गया है। अनुसूची 2 में देखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता की चर्चा की गई है। लेकिन इसमें जो वेतन और भत्ता की चर्चा किया गया है उच्च पदाधिकारी में, उच्च पदाधिकारी का मतलब ये होता है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। और इन सभी के वेतन जो है वो आपका संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। अब देखिए राष्ट्रपति का कुछ व्यक्तियों का इसमें का वेतन हम लोग जान जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति का वेतन, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है आपका। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का भी वेतन 4 लाख है। उसका उपराष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख रुपया है आपका। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपया, अन्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के 2,30,000 रुपया, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन है आपका 2,50,000। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इन सभी का वेतन कहां से दिया जाता है? तो संचित निधि। तो ये अनुसूची आपका दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अनुसूची तीसरा में आइए आप लोग। तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में आपका शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में चर्चा किया गया। देखिए शपथ जो है राष्ट्रपति, केंद्र में जितने भी व्यक्ति होते हैं केंद्र संबंधित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राज्य से संबंधित राज्यपाल। अब यहां पर है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जबकि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री पीएम को और उनके मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को एवं मंत्रिपरिषद को क्या करता है? शपथ दिलाता है। चौथी अनुसूची में आप लोग राज्य में राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्य में राज्यसभा की सीटों के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्य में राज्यसभा की सीटों के बंटवारा के बारे में बात किया गया। किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होना चाहिए? सभी को पता है राज्यसभा एक अस्थायी सभा होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31। तो ये प्रथम से लेकर 4 अनुसूची है आपका। एक बार फिर से इसको रिवीजन किया जाए, इसको कैसे याद किया जाएगा वो भी हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ की क्षेत्र की चर्चा किया गया है कि हमारे भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया, लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दिला सकते हैं, और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को क्या करता है, शपथ दिलाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा की बात की गई है, ठीक है, अनुसूची 4 में। और सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा में सीट सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो आपका उत्तर प्रदेश। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, एक नंबर तो भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। अब इसके बाद ऐसे याद कीजिएगा, कहीं भी आप अगर जॉब करने जाते हैं तो सैलरी पूछते हैं, सैलरी लेने के बाद संवैधानिक रूप से भाई ईमानदारी से काम करने के लिए शपथ लेते हैं, और उसका कहाँ काम करने जाते हैं, राज्यसभा में। क्यों राज्यसभा में जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सभा है। ऐसे याद कर सकते हैं कि सैलरी लेंगे, शपथ लेंगे और राज्यसभा में काम करने जाएंगे। एक और चीज, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए ये एक चेयर है, चेयर में कितने लेग्स होते हैं, पैर 4। अगर कोई भी चेयर अगर 3 पैर का हो तो वो चेयर अस्थायी रूप से नहीं होगा, आप उस पर बैठिएगा तो गिर जाइएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सभा है। चौथी अनुसूची में 4 गो चेयर, एक चेयर में अगर 4 गो पैर है तो वो चेयर कैसा होगा, मजबूत होगा, तो इस पर बैठिएगा तब गिर नहीं पाइएगा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीट के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में कितने राज्यसभा की सीट होनी चाहिए। देखिए 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत में SC ST के प्रशासन की चर्चा किया गया। संपूर्ण भारत में SC ST के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत की SC ST की चर्चा किया गया है। देखिए SC जो हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में तो खुद S5 जैसा दिखाई देता है, तो इस तरह याद कर सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत में SC और ST के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, केवल पूर्वोत्तर भारत में कितने, 4 राज्य। ST के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये 4 राज्य कौन थे, उसको याद करने के लिए आप ATM याद कीजिए। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और मेघालय। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य वो में अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किएगा, ST के बारे में। और वो 4 राज्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 4 राज्य कौन है, तो ATM, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से आपका मिजोरम। अब देखिए 7वीं अनुसूची में देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लेकिन शक्ति किसमें, सूची के अंतर्गत, सूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारे के बारे में बात किया गया है। तो देखिए इसमें 4 सूचियों को बांटा गया है। पहला आपका सूची है संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची, और चौथा आपका अवशिष्ट सूची। देखिए तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, लेकिन किसमें, सूची के रूप में। तो 4 सूचियों का बंटवारा किया गया था। संघ सूची में पहले विषय कितने थे, 97। वर्तमान में विषय की संख्या कितनी है, 100। राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66, प्रेजेंट में कितना, 61। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47, वर्तमान में कितना है, 52। अवशिष्ट सूची देखिए मूल संविधान में भी इसके कोई जिक्र नहीं किया गया है, और अभी भी वर्तमान में भी इस अवसूची के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज को समझा जाए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनगणना किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, आपको तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, सुरक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची के अंतर्गत। कृषि किस सूची के अंतर्गत है, राज्य। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया, समवर्ती सूची। यहाँ देखिएगा हमारे मूल संविधान में संघ सूची की संख्या कितनी थी, 97। वर्तमान में कितनी है, 100।
उसके बाद हमारे मूल संविधान में राज्य सूची में कुल विषय कितने थे 66, लेकिन वर्तमान में कितनी है 61। यहाँ से 5 ठो आपके विषय को निकाल दिया गया, उसको निकाल कर किस में डाल दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, हमारे मूल संविधान में समवर्ती सूची में आपके कितने विषय थे 47, वर्तमान में कितने हैं 52। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संघ सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी थी 97, वर्तमान में कितनी 100। मूल संविधान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी 66। देखिए इसको याद करने का, इन दोनों को कैसे याद कर सकते हैं। आपका देश 1947 में आजाद हुआ था, तो ये 47 यहाँ रख दीजिए समवर्ती सूची में। ये 66 है आपका, इसमें से 5 निकालिएगा तो 61 होगा, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो 52 होगा। इसमें क्या क्या विषय हैं ये सभी आपको नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ बताने का मतलब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से एक वीडियो बना के ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा किया गया है। देखिए हम पहले से इसलिए सभी चीज़ों को लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो हमारे 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बतलाया गया है। तो मूल संविधान में हमारे भाषा की कुल संख्या 14, आपका वर्तमान समय में भाषा की कुल संख्या कितनी है 22। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, यहां से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा हमारे मूल संविधान में थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब तक आपको 14 भाषा नहीं याद रहेगा आप अपना आंसर नहीं दे सकते हैं। सेकंड, ऐसे ही पूछा जाता है कौन सी भाषा मूल संविधान के बाद जोड़ा गया है, तो आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि संविधान के बाद कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे मूल संविधान के बाद कितनी भाषा को जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़े, जो कि 15वीं भाषा हुई। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया है कि 15वीं भाषा कौन सी थी, कौन सा था सिंधी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 3 भाषा को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने का टेक्निक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। तो ये हमारे मूल संविधान के बाद जो जोड़ी गई वो भाषा है। अब हमारे मूल संविधान में जो 14 भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, ये 14 भाषा हमारा मूल संविधान में था। इसको कैसे याद कीजिएगा, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये हमारे भारत का दक्षिणी छोर है, साउथ भाग, इसको हम लोग पूर्वी तट, इसको हम लोग पश्चिमी तट। देखिए पूर्वी तट में 4 राज्य, याद करने का टेक्निक बोट, बी से बंगाल, बंगाल में बंगाली भाषा बोला जाता है, ओ से उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु भाषा बोला जाता है, और टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको तमिल भाषा बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अक्सर लड़कियों को यहाँ प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलुगु किस राज्य की भाषा है। तो तेलुगु जो है वो किसकी भाषा है, आंध्र प्रदेश का। देखिए तमिल जो है तमिलनाडु की है, तमिलनाडु और तमिल देखिए दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता जा रहा है। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि टी से तमिलनाडु और टी से तमिल। देखिए यहाँ पर ये 4 राज्य का आप भाषा याद कर सकते हैं, ये 4 भाषा आपको याद हो गया। बी से बंगाली, ओ से उड़िया, ए से आपका तेलुगु और टी से तमिल। अब देखिए इधर का 4 भाषा कैसे याद कीजिएगा, जीएम काका, आपके काका जीएम है, तो जी से गुजरात, गुजरात में कौन सी भाषा, गुजराती। यम से महाराष्ट्र, और इसमें कौन सी भाषा, मराठी। का से कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी भाषा, कन्नड़। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, का से कर्नाटक, देखिए कर्नाटक इसमें नाटक लगा हुआ है। देखिए किन्नर लोग आता है तो बहुत तरह का नाटक करता है, तो उस तरह याद कर सकते हैं कर्नाटक, नाटक से कौन सा भाषा, कन्नड़। ठीक है, का से केरल, केरल में कौन सा, मलयालम। ये आपका 8 भाषा हो गया। अब देखिए 6 भाषा को कैसे याद कीजिएगा। 3 ऐसी भाषा है जो देखिए शुरू में लिखवाया गया आपको, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी को लोग जानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 8, 3, 11। ठीक है, उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोला जाता है। ठीक, पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है, और असम में असमिया भाषा बोला जाता है। तो इस तरह आप टोटल 14 भाषा को याद कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची में, तो इस तरह आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी,
9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सभी अनुसूचियां हमारे मूल संविधान के बाद जोड़ा गया है। तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम जो संविधान में संशोधन हुआ जो 1951 ईस्वी में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में नई अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया है। बस, तो आपको बस यही जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? नई अनुसूची को। कब? 1951 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपकी नई अनुसूची समाप्त हो गया। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल, कानून बनाया गया। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या जानना है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल कानून बनाया गया। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया दल बदल कानून? 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनके कार्यकाल के दौरान जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो दल बदल काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ पार्टी इसमें से छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, पुनः इस पार्टी में आ जाते हैं। तो इस समस्या को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून में कुछ शर्तें रखे गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर में कुछ ऐसा भी शर्त हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे मान इलेक्शन हो गया, कोई पार्टी जीत गया, अब जीता हुआ कैंडिडेट जो है वो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या इसके अलावा कोई दल है, उस दल का अगर 1/3 सदस्य दल अगर निकल कर कोई पार्टी बनाते हैं तो वो जो पार्टी बनेगा वो पार्टी अवैध माना जाएगा। लेकिन उसी दल का अगर 2/3 बहुमत के दल निकलकर कोई नया अगर दल बनाते हैं तो वो दल को वैध माना जाएगा। ऐसे बहुत से कानून बनाए गए दल बदल कानून को रोकने के लिए। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में ये बनाया गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 10 में दल बदल, बस इसमें यही जानना है। अब आपकी 11वीं अनुसूची पंचायत या ग्राम बोल सकते हैं या गांव बोल सकते हैं। इसमें पंचायती व्यवस्था को किस तरह उसको विकास किया जाए ये बतलाया गया है 11वीं अनुसूची में, पंचायती व्यवस्था को। और इसके विकास के लिए 29 विषय भी बनाए गए। ये आपके 73वें संविधान संशोधन आपका 1993 में किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1943 ईस्वी में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है। अब उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की प्रशासन संबंधी चीज़ों को अपनाया गया। नगर पालिका को कैसे विकास किया जाए, नगर पालिका कैसे बेहतर कार्य कर पाए, इसके अंतर्गत 18 विषयों को जोड़ा गया। ये आपका 74 संविधान संशोधन 1993 में। तो ये आपका 4 जो अनुसूची है संविधान के बाद ये जो जोड़ा गई है, इस तरह ये प्रमुख अनुसूची आपका समाप्त हो गया। यहाँ से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इसको पढ़ने के बाद 100% आपको हम दावा करते हैं कि किसी तरह का आपको समस्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।